नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण परिस्थितिकी शुरू की है दोस्तों, तो ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो गई है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तब इसको देखिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड। सबसे पहले देखते हैं पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड में समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड देखते हैं दोस्तों। पहला है जनसंख्या की दृष्टि से समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड जनसंख्या की दृष्टि से। पहले आता है सबसे नीचे उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता। उत्पादक के अंतर्गत जैसे प्लेक्टान आता है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत छोटी मछलियां, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत बड़ी मछलियां आती हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से। जयभार की दृष्टि से पिरामिड, जनसंख्या की दृष्टि से पिरामिड, समुद्र में पिरामिड सीधा होता है, लेकिन जयभार का पिरामिड समुद्र में उल्टा होता है। सबसे पहले देखा ऊपर होता है द्वितीय उपभोक्ता, उल्टा होता है। इधर द्वितीय उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये है उत्पादक। सबसे कम भार उत्पादक पर होता है, सर्वाधिक भार द्वितीय उपभोक्ता पर होता है। ये उल्टा होता है। ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड ये सीधा होता है। समुद्र में ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा और जनसंख्या का पिरामिड सीधा होता है समुद्र में, लेकिन जयभार का उल्टा होता है। सबसे कम ऊर्जा स्तर द्वितीय उपभोक्ता के पास है, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, यह है उत्पादक। यानी सर्वाधिक ऊर्जा स्तर इसी उत्पादक के पास है। प्राथमिक उपभोक्ता भी 10% का 90% अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च करेगा। 10% उस द्वितीय उपभोक्ता को ट्रांसफर करेगा जो इसे खाएगा। अब यह द्वितीय उपभोक्ता भी प्राप्त की गई कुल ऊर्जा का 90% अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च करेगा, 10% तृतीय उपभोक्ता को ट्रांसफर कर देगा। यानी उत्पादक के पास यदि 100 इकाई है तो 90 इकाई स्वयं रखेगा, 10 इकाई प्राथमिक उपभोक्ता के पास ट्रांसफर करेगा। इसके बाद यह 9 इकाई स्वयं अपने पास रखेगा, 1 इकाई द्वितीय उपभोक्ता के पास भेजेगा। 9 इकाई स्वयं रखेगा द्वितीय उपभोक्ता, 1 इकाई तृतीय उपभोक्ता के पास ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार से यह क्रिया चलती रहती है। अब देखते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड पे चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी। पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने दी। इसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले उत्पादकों और उपभोक्ताओं को यदि जनसंख्या, जैवभार और ऊर्जा की दृष्टि से क्रमबद्ध किया जाए तो हमें एक पारिस्थितिकी आकार प्राप्त होगा। इसी को पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। जैसे जंगल के पारिस्थितिकी, यही पारिस्थितिकी पिरामिड है। जनसंख्या की दृष्टि से पिरामिड सबसे पहले आएगा उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश बकरी,
इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता सर्प भेड़िया, इसके बाद तृतीय उपभोक्ता शेर मोर। ये तृतीय उपभोक्ता के अंदर मोर तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। जय भार की दृष्टि से पिरामिड भी सीधा होता है, जनसंख्या की दृष्टि से सीधा, जय भार की दृष्टि से सीधा, ऊर्जा की दृष्टि से सीधा, तीनों होता है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, उत्पादक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। सबसे कम भार तृतीयक को होता है जैव भार, सबसे अधिक भार उत्पादक को होता है। ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होता है तृतीयक उपभोग, तो सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पादक को प्राप्त होता है। प्रजातियों का स्थानीय वितरण है। पहला नंबर, एक निकेत की प्रजाति दूसरे निकेत में अपना स्वाभाविक विकास नहीं कर पाती है, यही है पिरामिड। अब देखते हैं दोस्तों, कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते, कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रजाति अन्य प्रजातियों को पोषण और सुरक्षा मुहैया कराती है, उसी को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। शेर से लेकर जीवाणु तक कीस्टोन प्रजाति हो सकते हैं। यदि जंगल के पारितंत्र में शेर ना रहे तो जंगल में शाकाहारी की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उत्पादकों पर भार बढ़ जाएगा, उत्पादक से मृदा क्षरण शुरू हो जाएगा। इस तरह एक दिन जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। इस तरह राइजोबियन जीवाणु भी एक कीस्टोन प्रजाति है, क्योंकि यह वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करके दलहनी फसलों को उपलब्ध कराता है। ये हो गई कीस्टोन प्रजाति। अब देखते हैं अनुक्रमण किसे कहते हैं। अनुक्रमण, जब प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए क्रम में कोई प्रजाति अपने में इतना परिवर्तन कर लेती है, जब प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करने के क्रम में कोई प्रजाति अपने में इतना परिवर्तन कर लेती है कि वह एक नई प्रजाति में बदल जाती है, इसी को अनुक्रमण कहा जाता है। यानी जब प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करने के क्रम में कोई प्रजाति अपने में इतना परिवर्तन कर लेती है कि वह एक नई प्रजाति में बदल जाती है, इसी को ही अनुक्रमण कहा जाता है। अनुक्रमण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसकी निम्न अवस्थाएं हैं दोस्तों: नवीन समुदाय, क्रम समुदाय, चरम समुदाय। 3 समुदाय हैं। यह हो गया अनुक्रमण दोस्तों। अब देखते हैं जो अनुक्रमण के चरण। अनुक्रमण के चरण पे चर्चा करते हैं। पहला है न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब पुरानी प्रजाति आने वाली नई प्रजाति के लिए स्थान खाली कर देती है। इसके बाद देखते हैं प्रतिस्पर्धा। अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजातियां संघर्ष करती रहती हैं। यह है प्रतिस्पर्धा। प्रतिक्रिया का मतलब है प्रजातियां प्रकृति में होने वाले हर परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसी क्रम में उन्हें अनुकूलन स्थापित करने के लिए अपने में बदलाव करना पड़ता है। यह हो गया प्रतिक्रिया। इसके बाद देखते हैं चरमावस्था। चरम अवस्था प्रकृति से
अनुकूलन स्थापित करने के लिए क्रम में जब प्रजाति अपने को इतना बदल लेती है कि उसमें और बदलाव नहीं हो सकता है तो यही चरम अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में कोई प्रजाति नवीन प्रजाति में बदल जाती है, यही अनुक्रमण है। ये हो गया अनुक्रमण दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।